नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विश्व वृक्ष उपन्यास का छठा अध्याय, लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हीरा की नौकरी गई, परंतु दत्त घराने से उसका संबंध बना रहा। उस घराने के समाचार के लिए वह हमेशा व्यस्त रहती थी। वहां के लोगों के से मिलने पर वह वहां का नाम करती और वह जान लेती कि सूर्यमुखी के प्रति नगेंद्र का भाव अब कैसा है। एक दिन एक झगड़ा खड़ा होने की संभावना हुई। देवेंद्र का हीरा का परिचय देने के समय मालती हीरा के घर अधिक आने लगी थी। एक दिन अकस्मात मालती ने आकर एकाएक खिड़की खोलकर किवाड़ ढकेल दिए। उसने देखा कि किवाड़ भीतर से बंद है। वह समझ गई कि अंदर कोई है। मालती ने हीरा से कुछ नहीं कहा, परंतु मन में सोचने लगी कि वह आदमी कौन है। सोचा शायद कोई भद्र पुरुष हो। इस बात का उसने मन में कोई स्थान नहीं दिया। उसके मन में संदेह हुआ कि शायद कुंद वहां हो। कुंद के गायब होने की बात मालती ने सुनी थी। अब उसने संदेह दूर करने के लिए शीघ्र ही उपाय किया। हीरा बाबू के घर से के एक हिरण का बच्चा लाई थी। वह वहां बंधा रहता था। एक दिन मालती उसे खिला रही थी और उसने हीरा के अनजान में उसका बंधन खोल दिया। हिरण का बच्चा छूटते ही भागा। हीरा उसे पकड़ने गई। हीरा दौड़ गई तो मालती व्यग्र भाव से उसे बुलाने लगी, हीरा, अरे ओ हीरा। हीरा के दूर जाने पर मालती सिर पकड़कर रो उठी। ए माँ, हीरा, हीरा, तुम्हें क्या हो गया? यह कहकर रोती हुई वह कुंद के दरवाजे पर आ गई। ओ कुंद, कुंद, शीघ्र बाहर आ, देखो हीरा को क्या हो गया। कुंद ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। मालती उसे देखकर हंसी और भाग गई। कुंद ने दरवाजा बंद कर दिया। कहीं हीरा क्रुद्ध ना हो, इसलिए कुंद ने हीरा से कुछ नहीं कहा। मालती ने देवेंद्र को यह समाचार दिया। देवेंद्र ने स्थिर किया कि वह स्वयं हीरा के घर जाकर निर्णय करेंगे, इस बार या उस बार। परंतु उस दिन रात कुछ अधिक हो गई थी, इसलिए कुछ ना कर सके। दूसरे दिन जाने का उन्होंने विचार किया। कुंद अब पिंजरे की चिड़िया थी। सूर्यमुखी ने तो उसे घर से निकाल ही दिया था, किंतु उस लज्जा के स्रोत के साथ प्रेम का स्रोत भी आकर मिल गया था। परस्पर की चोट से प्रेम प्रवाह बह गया था। बड़ी नदी में छोटी नदी डूब गई थी। सूर्यमुखी का किया अपमान धीरे धीरे समाप्त होकर नगेंद्र ही अब उसके मन में था। धीरे धीरे कुंद पश्चाताप करने लगी कि मैं क्यों घर छोड़कर चली आई। दो बातें सुनने में मेरी क्या हानि थी। मैं नगेंद्र को देखती तो थी, अब तो एक बार भी उन्हें देख नहीं पाती। तब क्या मैं फिर लौटकर उस घर में जाऊं? यदि वह मुझे निकाल दे तो जाऊं, किंतु बाद में यदि कोई फिर निकाल दे तो? कुंदनंदिनी अपने मन ही मन सोचा करती। दत्त के घर लौट जाना ठीक है या नहीं, किंतु यह विचार अधिक करना ना पड़ा। 2-4 दिन में ही उसने स्थिर किया कि जाना ही उचित है, नहीं तो अब प्राण न बचेंगे। अब विचार यही रह गया कि जाने से सूर्यमुखी फिर निकाल देगी या नहीं। अंत में कुंद ने यही विचार किया कि सूर्यमुखी निकाल दे या जो करे, जाना ही ठीक है। परंतु क्या वह फिर उस आंगन में जाकर खड़ी होगी? अकेली वहां जाते बड़ी लज्जा जान पड़ती थी। यदि हीरा अपने साथ ले जाए तो हो सकता है, परंतु हीरा से कहने में लज्जा जान पड़ी। उससे वह कह न सकी। कुंद का हृदय नगेंद्र का ना देखना सह ना पाया। एक दिन कुंद शैया से उठी। उस समय हीरा सोई हुई थी। वह चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर निकली। बहुत ही शीतल मंद वायु बह रही थी। स्पष्ट दिखाई देने वाली वृक्षों की चोटियों पर नीला आकाश छा रहा था। कुंद रात का अनुमान कर दत्त के घर की ओर चली। जाने का यही अभिप्राय था कि वह एक बार नगेंद्र को देख पाए। सोचा छिपकर उन्हें आने में क्या हानि है, परंतु छिपकर देखेगी कैसे? कुंद ने सोच विचार कर यही स्थिर किया कि रात रहते दत्त के घर के पास इधर उधर घूमेगी। किसी प्रकार नगेंद्र की खिड़की में या मकान में या राह किनारे से देख पाएंगे। वह सवेरे उठते हैं, कुंद उन्हें देख सकेंगे। उन्हें देखकर फिर लौट आएगी। कुंद रात्रि के अंत में नगेंद्र के घर की ओर चली। महल के पास पहुंचकर उसने देखा कि अभी सवेरा होने में कुछ देर थी। कुंद ने राह पर देखा नगेंद्र नहीं थे। छत पर देखा नगेंद्र नहीं थे। उसने सोचा वह झाड़ के नीचे बैठ जाए। झाड़ छितराया हुआ था। झाड़ के नीचे अंधकार था। 2-1 झाड़ के फल और पत्ते पानी में टपके पड़े। उसके सिर के ऊपर वृक्ष पत्ती झड़ रहे थे। महल का दरवाजा खोलने और बंद करने की आवाज सुनाई दी। अंत में उषा के आगमन से हवा चलने लगी। कुंद को का भरोसा छूटने लगा। अब वह झाड़ के नीचे बैठी नहीं रह सकती। सवेरा हुआ तो कोई देख लेगा। वह लौट जाने को उठी। महल में
से सटा एक बाग था। नगेंद्र सवेरे उठकर वहां घूमा करते थे। शायद वह इस समय वहां टहल रहे हों। उस स्थान को देखे बिना कुंद लौट नहीं सकी। वह बाग 4 दीवारी से घिरा था। दरवाजे की खिड़की खुली थी या बंद, यह देखने के लिए कुंद उस ओर गई। उसने देखा दरवाजा खुला था। कुंद में उसमें प्रवेश किया। वह बाग के किनारे किनारे धीरे धीरे आकर एक मौलछिरी के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। बाग के बीच में संगमरमर का बना एक चबूतरा था। उस पर चढ़ी हुई एक तरह तरह की लताएं थी। उसके किनारे मिट्टी से लगी लताओं की डालियां थी। कुंद नंदिनी ने मौलछिरी की ओर से बाग की ओर दृष्टि फेरी, परंतु नगेंद्र दिखाई नहीं दिए। उसने लता मंडप की ओर देखा कि वहां पे कोई चौकी पे सोया हुआ था। कुंद नंदिनी ने समझा वह नगेंद्र है। देखने के लिए वे धीरे धीरे वृक्षों की ओट करके आगे बढ़ी। उसी समय लता मंडप के भीतर का मनुष्य उठकर बाहर निकला। कुंद ने देखा कि वह नगेंद्र नहीं, सूर्यमुखी थी। भय से आगे न बढ़ सकी, पीछे भी पैर न रख सकी। उसने देखा सूर्यमुखी बाग में फूल चुनती हुई टहलने लगी। जिधर कुंद छिपी थी उसी और सूर्यमुखी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुंद ने देखा अब तो पकड़ ली गई। अब तो सूर्यमुखी ने कुंद को देख लिया। दूर से न पहचाना। उन्होंने पूछा कौन है? कुंद भय से चुप रही, पैर हिले नहीं। सूर्यमुखी समीप आ गई। उसने विस्मय के साथ कहा कौन है? कुंद है क्या? कुंद ने तब भी उत्तर ना दिया। सूर्यमुखी ने कुंद का हाथ पकड़कर कहा कुंद आओ बहन, अब मैं तुमसे कुछ ना कहूंगी। और यह कहकर सूर्यमुखी कुंद को अंतःपुर ले गई। उधर रात्रि में देवेंद्र अकेले वेश बदलकर शराब पीकर कुंद नंदिनी की खोज में हीरा के घर पहुंचे। उन्होंने वहां खोज कर देखा, परंतु कुंद वहां नहीं थी। हीरा मुंह पर कपड़ा रखकर हंसने लगी। देवेंद्र ने क्रुद्ध होकर पूछा हंसती क्यों है? तुम्हारा दुख देखकर पिंजरे का पंछी उड़ गया, अब आप उसे नहीं पाएंगे। अंत में हीरा ने कहा सवेरे उसे ना देखकर मैंने बहुत खोजा। खोजते खोजते बाबू के मकान पर गई, अब वहां उसका बड़ा आदर है। देवेंद्र हताश होकर लौट रहे थे, परंतु उनके मन का संदेह ना मिटा। इच्छा थी कि और कुछ देर ठहरकर वह सब बातें समझ कर जाएं। आकाश में एक बादल देकर बोले शायद पानी आएगा, फिर इधर उधर फिरने लगे। हीरा की इच्छा थी कि देवेंद्र तनिक बैठे, परंतु वह स्त्री थी, अकेली रहती थी और फिर रात का समय था, इसलिए बैठने को कह न सकी। देवेंद्र बोला तुम्हारे घर में छाता है? हीरा के घर में छाता नहीं था। देवेंद्र बोला तुम्हारे यहाँ कुछ देर बैठकर पानी की हालत देख सकता हूँ, कोई दोष तो नहीं? हीरा जो दोष था वह तो आपके मेरे घर आने से ही पूरा हो गया, तो अब क्या बचा? तब मैं बैठ सकता हूँ। हीरा ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवेंद्र वहीं बैठ गए। तब हीरा ने चौकी पर साफ सा बिस्तर बिछाकर देवेंद्र को बैठाया और संदूक से एक छोटी चांदी का हुक्का निकाला। उसने अपने हाथ से हुक्के में ठंडा पानी डाला, मीठा कड़वा तंबाकू भरकर पत्ते की नल बना दी। देवेंद्र जेब से शराब की बोतल निकालकर बिना पानी मिला ही पी गए और तब रंगीन होकर देखा कि हीरा की आंखें तो बहुत सुंदर थी। वास्तव में उसकी आंखें ही बहुत सुंदर थी। देवेंद्र बोले तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। हीरा मुस्कुराई। देवेंद्र ने देखा एक किनारे एक तानपुरा पड़ा था। देवेंद्र तानपुरा लेकर बैठ गए। देवेंद्र बोले यह तानपुरा कहाँ से पाया? एक सिपाही से लिया था। देवेंद्र ने उसका तार ठीक करके उसे बजाया, उससे गला मिलाकर मधुर स्वर में मधुर पर गाना गाया। हीरा अपने को भूल गई। वह यह भूल गई कि वह हीरा थी और वह देवेंद्र। वह मन में सोच रही थी कि वह स्वामी है और वह उसकी पत्नी। वह मन ही मन सोच रही थी कि विधाता ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। हीरा के मन की बात मुंह से प्रकट हो गई। देवेंद्र ने हीरा के मुंह से सुना कि हीरा ने देवेंद्र को मन ही मन आत्मसमर्पण कर दिया है। बात प्रकट हो जाने पर हीरा को चैतन्य हो उसका सिर चकरा गया। तब उसने पागलों की तरह घबरा कर कहा आप शीघ्र मेरे घर से चले जाए। यह क्या हीरा, आप शीघ्र चले जाइए, नहीं तो मैं चली जाती। अरे तो तुम मुझे घर से क्यों निकालती हो? आप जाइए, नहीं तो मैं लोगों को बुलाती हूँ कि आप मेरा सत्यानाश करने यहाँ क्यों आए हैं। हीरा पागल हो गई। अच्छा हीरा, इसी को कहते हैं स्त्री चरित्र? स्त्री चरित्र नहीं, स्त्री चरित्र बुरा नहीं, तुम जैसे पुरुषों का चरित्र घृणित है। तुम लोगों में धर्म ज्ञान नहीं है, किसी की भलाई बुराई को समझ नहीं पाते, तुम केवल अपना ही सुख ढूंढते हो। तुम इसी चेष्टा में रहते हुए कि कैसे किसी स्त्री का सर्वनाश कर सको, नहीं तो तुम मेरे घर में क्यों बैठते? क्या तुम मेरा सर्वनाश करने आए हो? क्या तुमने मुझे कुलटा समझा? तुम किस साहस से यहाँ बैठे? मैं कुलटा नहीं हूँ, हम दुखी लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं। देवेंद्र की भौहें थन गई। यह देखकर हीरा प्रसन्न हुई। वह सिर झुकाकर देवेंद्र की ओर देखकर कोमल स्वर में बोली प्रभु, मैं आपके रूप गुण को देखकर पागल हो गई थी, परंतु मुझे कुलटा ना समझिए, मैं आपको देखने से ही सुखी हूँ। आपने मेरे घर पे बैठना चाहा, मैंने मना नहीं किया, परंतु मैं अबला स्त्री हूँ।
मेरे मना ना कर सकने पर भी क्या आपका बैठना उचित था? आपने इसी बहाने घर में प्रवेश कर मेरे सर्वनाश की चेष्टा की। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। देवेंद्र ने एक और घूंट शराब पीकर कहा, अच्छा हीरा, तुमने अच्छा व्याख्यान दिया। तुम एक दिन मेरे ब्रह्म समाज में व्याख्यान दोगी क्या? हीरा क्रोध से कातर होकर बोली, मैं आपके उपहास के योग्य नहीं। यदि कोई अधर्म आपसे प्रेम करे तो उसके प्रेम का तमाशा करना अच्छा नहीं। मैं धार्मिक नहीं, धर्म नहीं समझती। धर्म में मेरा मन भी नहीं, फिर भी मैं कुलटा नहीं हूँ। मैं कुलटा ना होने की बात जो कही मैंने कही, उसका कारण यह था कि अपने मन में मेरी प्रतिज्ञा है कि आपके प्रेम के लोभ में पड़कर मैं कलंक न लूंगी। यदि आप मुझसे जरा भी प्रेम करते हो तो यह प्रतिज्ञा ना करती। मुझ में धर्म ज्ञान नहीं। मैं आपके प्रेम की तुलना में कलंक को तुच्छ समझती, परंतु जब आप प्रेम नहीं करते तो मैं व्यर्थ में कलंक क्यों लूं? किस लोभ में लूं? देवेंद्र ने हीरा के मुंह से 3-4 प्रकार की बातें सुनी। उन्होंने उसके मन की अवस्था समझ ली। उन्होंने मन में सोचा, मैं तुम्हें पहचान गया। अब मैं तुम्हें उंगली पर नचा सकता हूँ। जिस दिन चाहूंगा उसी दिन आकर तुम्हारा द्वारा कार्य सिद्ध कर लूंगा। यही समझकर वह चले गए। उन्होंने हीरा का संपूर्ण परिचय अभी तक नहीं पाया था। दोपहर का समय था। श्री बाबू ऑफिस से के लिए निकले। सब लोग भोजन के बाद सो रहे थे। कमल मणि सुई लेकर कारपेट सी रही थी। उसके सिर के बाल छितराए हुए थे। उसी समय एक दासी ने एक पत्र लाकर कमल के हाथ में दिया। कमल ने देखा सूर्यमुखी का पत्र था। खोलकर पत्र पढ़ा और फिर पढ़ा, फिर पढ़कर दुखी होकर चुप रह गई। पत्र में लिखा था, बहन, तुम कलकत्ते जाने के बाद हम लोगों को भूल गई हो क्या? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे समाचार के लिए मैं सदा व्यग्र रहती हूँ? तुमने कुंद नंदिनी के विषय में पूछा था, वह मिल गई है। यह सुनकर तुमको सुख होगा। इसके अतिरिक्त और भी एक प्रसन्नता की बात है। कुंद के साथ मेरे पति देवता का विवाह होगा और यह विवाह मैं स्वयं करवाऊंगी। विधवा विवाह जब शास्त्र संगत है तो हानि क्या है? 2-1 दिन में विवाह होगा। तुम सम्मिलित ना होगी, होती तो निमंत्रण देती। यदि हो सके तो फूल सज्जा के समय आना, क्योंकि तुम्हें देखने की बड़ी इच्छा है। कमलमणि पत्र का अर्थ कुछ समझ ना सकी। ने पत्र श्रीचंद्र को दिखाया। श्रीचंद्र की समझ में भी कुछ ना आया। उन्होंने बोला कि मैं क्या नगेंद्र को इसके लिए पत्र लिखूं? क्या कहती हो? कमलमणि राजी हुई। श्रीचंद्र ने व्यंग के साथ पत्र लिखा। नगेंद्र ने जो पत्र का उत्तर दिया वह इस प्रकार था, भाई, मुझसे घृणा न करना या घृणा करो, तुम्हारी बात है। घृणास्पद में अवश्य घृणा करनी ही चाहिए। मैं यह विवाह करूंगा। यदि सारा संसार मेरा त्याग करे तब भी मैं यह विवाह करूंगा, नहीं तो पागल हो जाऊंगा। पागल होने में अधिक और कुछ शेष नहीं। यह बात कहने पर शायद और किसी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। शायद तुम लोगों भी मुझे विवाह न करने की बात ना कहोगे। यदि कहो तो मैं तर्क करने को तैयार हूँ। कोई कहे कि विधवा विवाह हिंदू धर्म के विरुद्ध है, तो मैं इसे विद्यासागर का प्रबंध पढ़ने को, जब उनके द्वारा शास्त्र संगत है तो फिर विधवा विवाह न्यायोचित है। अब तुम इसमें कोई आपत्ति न करना। अब तुम कहोगे कि 2 विवाह नीति विरुद्ध है, किंतु भारतवर्ष में यह अनहोनी बात बहुत पहले से होती आई है। अंतिम यही है कि अपनी स्नेहमयी पत्नी के लिए मैं सौंत का कांटा क्यों बोऊं? इसका उत्तर यह है कि सूर्यमुखी इस विवाह से दुखी नहीं। उन्होंने यह विवाह का प्रसंग उठाया है। उन्होंने ही मुझे इसके लिए प्रवृत्त किया है। जब उसे कोई आपत्ति नहीं है तब मुझे क्यों? फिर किस लिए मेरा यह विवाह निंदनीय है? कमलमणि पत्र पढ़कर बोली, किस कारण से निंदनीय है? यह कैसा भ्रम है? पुरुष शायद नहीं समझते। जो हो, आप तैयारी करें। हम लोगों को अब गोविंदपुर जाना होगा। दोनों गोविंदपुर जाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन सवेरे नाव से गोविंदपुर की यात्रा की और यथा समय वहां पहुंच गए। मकान में जाने से पूर्व ही दासियों से भेंट हुई। कितनी ही स्त्रियां कमलमणि को नाव से उतारने आई थी। उन्हें और उनके पति की व्यस्तता थी कि विवाह हो गया है या नहीं, परंतु दोनों में से किसी ने भी यह बात नहीं पूछी। यह लज्जा की बात थी, तो वे लोग कैसे किसी से बात पूछते?